नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बीच हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। आज राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंच गया। राफेल में अंबाला एयरबेस से अंदर लैंडिंग की गई तो और वाराणसी में जश्न का माहौल भी देखा गया। वाराणसी में राफेल को लेकर लोगों में जश्न का माहौल रहा। एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर भारत माता की जयकारे भी यहां पर लगाए गए। साथ ही युवाओं ने कहा कि अभी तक हमारे दुश्मन हमसे कभी नहीं जीत पाए, लेकिन अब उनकी हिम्मत भी नहीं है कि हमारी सीमाओं की तरफ देख सके। खासतौर से चीन अब भारत के खिलाफ किसी भी हरकत को करने से पहले 100 बार सोचेगा। सभी ने सरकार और वायुसेना को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। हम लोग सरकार की जो मानसिकता रोडवेज को निजीकरण का, मैं उसके विरोध में आज अपना ज्ञापन अपने क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधान प्रबंधक रोडवेज को और माननीय प्रधानमंत्री सभी जगह अपना ज्ञापन दे रहे हैं कि हम लोग हमारे रोडवेज के कर्मचारी के मेहनत से आज रोडवेज फायदे में पहुँचा है। इसको हम निजीकरण बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पूर्व में जितने कर्मचारी जो रिटायर हो गए हैं, जो भी हमारे भाई आज भी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाए हैं, इसमें सरकार का योगदान नहीं है। रोडवेज के कर्मचारियों के मैंने दिन रात पसीना बहा करके इसको फायदे पहुँचाए हैं और सभी जनता को अपने गंतव्य तक पहुँचाते हैं। जबकि हमारा राष्ट्रीयकृत मार्ग मात्र 6% 7 पॉइंट है, जबकि बगल के प्रदेश में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा में 100% है। इस राष्ट्रीयकृत मार्ग भी प्राइवेट परमिट दिया जा रहा है। जनपद में फैले कोरोना संक्रमण ने जिला न्यायालय और कचहरी क्षेत्र को भी अपनी चपेट में ले लिया। कचहरी एरिया में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने के चलते जनपद न्यायालय भी कंटेनमेंट जोन में आने के कारण पिछले दिनों से बंद था, जिसे माननीय न्यायालय के आदेश पर बुधवार को सुचारू रूप से खोल दिया गया। जिला न्यायालय खुलते ही अधिवक्ताओं और वादकारियों की भीड़ आज फिर से कचहरी परिसर में देखने को मिली। न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग होने के बाद ही किसी को प्रवेश दिया गया। फिर भी अधिवक्ताओं में कोरोना संक्रमण का डर अभी भी बना हुआ है। इस संबंध में अधिवक्ताओं का कहना है कि भले ही कचहरी खुल गई है, पर अभी भी यहां आने वाले सभी लोगों में कोरोना संक्रमण का डर तो बना ही हुआ है। कचहरी लगभग 10-12 दिनों बाद खुली है, क्योंकि कंटेनमेंट जोन में ये घोषित था, डिक्लेयर था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो कंटेनमेंट जोन से बाहर आने के बाद दोबारा जो है पुनः न्यायालय में जो है कार्य शुरू हुआ है। देखिए, लगातार जो है एडमिनिस्ट्रेशन और जिला न्यायालय की भी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है वो लगातार सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। इसमें नहीं, मैं दो राय नहीं है कि सैनिटाइजेशन का कार्य नहीं किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी सारे कार्य जो है हो रहे हैं। लेकिन अब ये मैं एक चीज़ यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि अब आज के समय में वो समय आ गया कि जब हमको अपने कर्तव्य को ध्यान में रख के कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये एक रोग है, एक डिजीज़ है, एक महामारी है। ये ऐसा नहीं है कि इसको आप लॉकअप में बंद कर दीजिए, ये बंद हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इस स्थिति में अब ये समय आ गया कि हमको ध्यान रखना है कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हमको मास्क लगाना है, हमको सैनिटाइजेशन का प्रयोग करना है या हाथ धुलने का जो है। मानवाधिकार संरक्षण मिशन की तरफ से सैनिक जो बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं, उनके रक्षा और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एनजीओ संस्थान की बहनों द्वारा विशेश्वरगंज स्थित डाकघर से रक्षा सूत्र भेजने का कार्य किया गया। इस दौरान ईश्वर से इन वीरों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, तो उनकी रक्षा के लिए हम लोग राखी भेज रहे हैं। जी, हम सोशल डिस्टेंस को देखते हुए हम उन्हें राखी भेज। काशी से जीआई क्राफ्ट की राखी गलवान घाटी में तैनात वीर सपूतों को भेजी गई और ऐसे में शिल्पकार बहनों ने लकड़ी से निर्मित हस्त निर्मित राखी प्रधानमंत्री सहित गलवान घाटी के सेना के जवानों को संसदीय कार्यालय के माध्यम से भेजी। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित जीआई विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीकांत ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण ने आत्मनिर्भर भारत तक की घोषणा के बाद ही इसकी पृष्ठभूमि बनानी शुरू कर दी थी।
राम मंदिर भूमि पूजन पर मुस्लिम समुदाय के फैज द्वारा मिट्टी देने और उसे पूजन में समाहित करने पर विवादित बयान देने वाले स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद का वाराणसी के संतों ने विरोध किया। वाराणसी के संतों ने स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर ही सवाल खड़ा कर दिया। संतों ने कहा कि ये सब अनगढ़ बातें कर रही हैं और ऐसे में वहीं अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ISI के इशारों पर बोलने वाला कांग्रेस का एक रट्टू तोता है। मतलब संसार खत्म हो गया, बस प्रकृति ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी आदि शक्ति ने कहा था एक है वह हम जगत तत्व द्वितीया का मम परा। पूरे ब्रह्मांड में अकेली मैं ही हूँ, दूसरा कौन है। तो यहाँ तो सब कुछ खत्म हो गया, इसका मतलब शंकराचार्य भी खत्म हो गए, इसका मतलब काशी भी खत्म हो गई, अयोध्या भी खत्म हो गया, मथुरा भी खत्म हो गया। तो ये सब बातें अनर्गल है। ये बोलना बहुत आसान है और इस पर अमल करना बहुत कठिन है। ब्रह्म मतलब होता है बेटा कोमा, जैसे इंसान जिंदा है लेकिन बोल नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, खा नहीं पाता है, पी नहीं पाता, हर चीज़ उसका मतलब मेडिसिन पर ही निर्भर करता है कि ये ब्रह्म होता है। और शक्ति होती है जो प्रकृति होती है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, तुम अपना कार्यक्रम कर रहे हो, तो ये प्रकृति होती है। तो ब्रह्म और प्रकृति, यहाँ हर चीज़ द्वैभाव है। तो एक हम जगत रहते तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दिन है तो रात है और सुबह है तो शाम है, और हम हैं तो तुम है, स्त्री है तो पुरुष है, और बच्चा है तो बच्ची है। मतलब ब्रह्मांड हमेशा अगर जिया है तो द्वैत भाव में ही जिया है, ब्रह्म भाव में तो किसी की ज़िंदगी ही नहीं है। ब्रह्म भाव मतलब सिर्फ हो गया कि हम भगवान शिव के उसमें एकदम ब्रह्म में चले गए। और ब्रह्म का मतलब है कि कुछ भी नहीं, निर्विकार, जो आत्मा शुद्ध होती है वो ब्रह्म होता है। तो बस खाली ब्रह्म आत्मा बस खाली लेकर कोई थोड़ी जीता है, ब्रह्म के साथ शक्ति की ज़रूरत होती है। ये हमारे आदि शंकराचार्य। वहीं वाराणसी के कलाकारों ने अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर एक भजन तैयार किया। संगीतकार गणेश पाठक ने निर्देशन में तैयार भजन में वाराणसी के युवा कलाकार जय पांडे और अजय पांडे ने साथ दिया। इस भजन के जरिए राम मंदिर और उसके लिए किए गए संघर्ष का गुणगान किया गया। शिव से हृदयोर विष्णु, विष्णु से हृदय शिवा। भगवान श्री राम का ये जो ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है भूमि पूजन का, इसमें हमारे बनारस से भगवान शंकर के प्रतिनिधि रूप में वैदिक ब्राह्मण कलश, 7 नदियों का कलश का जल लेकर, वास्तु पुरुष लेकर और सारी व्यवस्थाएं लेकर जा रहे हैं। हमारे गुरु जी गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी के द्वारा 32 सेकंड का मुहूर्त दिया गया है, जो सभा में पारित हुआ है। इसी 32 सेकंड के मुहूर्त में वो भूमि पूजन होगा और हम लोगों की एकदम शुभकामना है कि जल्दी से जल्दी भगवान श्री राम का मंदिर बने। आज हम जो राम जी का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, उस उपलक्ष्य में हम ये उत्सव यहाँ पे आयोजित किए हैं और इस उत्सव में हम राम जी के गानों को गाएंगे, राम जी की रचनाओं को गाएंगे। आज इस उत्सव में मेरा भाई छोटा तबले पर श्री और मेरे साथ मेरे बड़े भाई गणेश पाठक जी, हम सब मिलके राम जी के उत्सव को यहाँ पे गाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसा होता था कि कब मंदिर बनेगा, कब मंदिर बनेगा, कब। वो शुभ घड़ी आ गई। इस शुभ घड़ी का आनंद आप अपने घरों में बैठ कर लें। अयोध्या करती है आह्वान ठाठ से कर मंदिर निर्माण। जय। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शेरगंज थाना क्षेत्र के सराय गोवर्धन में 21 सितंबर 2019 में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। जमीनी विवाद एवं आपसी रंजिश में की गई पति पत्नी की हत्या के बाद इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी राजेंद्र उपाध्याय को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए अभियुक्त पर जैतपुर थाने में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) तहत मंगलवार को सराय गोवर्धन थाना चेतगंज के 2 मकानों को कुर्क किया गया। ये 14 की कार्रवाई हो रही है। राजेंद्र उपाध्याय थे जिन्होंने डबल मर्डर में थे और मुख्य अभियुक्त थे जिनके ऊपर गैंगस्टर लगा था। गैंगस्टर की कार्रवाई चल रही थी। गैंगस्टर के तहत एक्ट के तहत जो है धारा 14 के तहत जो है इनके बिल्डिंग को जो है घर को सील किया जा रहा है पुलिस द्वारा। लगभग 2-3 प्रॉपर्टियां हैं, सबको जो है 14 के तहत जो है सील की जा रही है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का निजीकरण और निजी बस संचालकों के मिलीभगत से राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परमिट दिए जाने के विरोध में रोडवेज कर्मियों ने धरना दिया और मुख्यमंत्री के नाम क्षेत्रीय प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। शासन की नीति से परिवहन निगम को निर्धारित 7% राष्ट्रीयकृत
मार्ग पर 25% निजी वाहनें और डग्गामार वाहन चलाकर परिवहन निगम को समाप्त करने की दिशा में फैसला लिया जा रहा है। इस व्यवस्था के लागू हो जाने से परिवहन निगम कर्मियों के सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट आ खड़ा हो जाएगा। परिवहन विभाग के कर्मियों ने मांग की है कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा में लगभग 100% राष्ट्रीयकृत मार्ग है। हम लोग सरकार की जो मानसिकता है रोडवेज को निजीकरण का, मैं उसके विरोध में आज अपना ज्ञापन अपने क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधान प्रबंधक रोडवेज को और माननीय प्रधानमंत्री सभी जगह अपना ज्ञापन दे रहे हैं कि हम लोग हमारे रोडवेज के कर्मचारी के मेहनत से आज रोडवेज फायदे में पहुँचा है, इसको हम निजीकरण बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे पूर्व में जितने कर्मचारी जो रिटायर हो गए हैं, जो भी हमारे भाई आज भी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाए हैं, इसमें सरकार का योगदान नहीं है। रोडवेज के कर्मचारियों के मैंने दिन रात पसीना बहा करके इसको फायदे पहुँचाए हैं और सभी जनता को अपने गंतव्य तक पहुँचाते हैं। जबकि हमारा राष्ट्रीयकृत मार्ग मात्र 6% 7 पॉइंट है, जबकि बगल के प्रदेश में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा में 100% है। इस राष्ट्रीयकृत मार्ग भी प्राइवेट परमिट दिया जा रहा है। जबकि वाराणसी के संत रविदास घाट पर छात्रों ने एचआरडी मिनिस्टर को अपने खून से पत्र लिखा है। इस पत्र में एचआरडी मिनिस्टर से सीबीएसई के परीक्षा में छात्रों के कंपार्टमेंट में जनरल प्रमोशन की मांग की गई है और अगर सरकार किसी कारणवश जनरल प्रमोशन नहीं कर पाए तो जो छात्र कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठेंगे उन छात्रों का सरकार द्वारा 10-10 लाख का बीमा कराने की मांग की गई है। पत्र सीबीएसई के छात्र छात्रों के हित में है। जो बच्चे कंपार्टमेंट जिनका लगा है, उनका पेपर होने वाला था, कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा जा रहा था, उसको देखते हुए मैं ये पत्र लिखा हूँ। एचआरडी मिनिस्ट्री से मैं मांग किया हूँ कि इनका जनरल प्रमोशन कर दिया जाए, इस कोरोना काल में उनका पेपर ना हो। ये खून से पत्र लिखकर विरोध जता रहा हूँ। मांग क्या है? मेरी मांग है कि जनरल प्रमोशन कर दिया जाए। अगर सरकार जनरल प्रमोशन नहीं कर पाती है तो 10 लाख का बीमा कराए एक छात्र का, तब उन्हें परीक्षा हॉल में बैठने दें। ये कोरोना की बढ़ोतरी देखते हुए, कोरोना संख्या की बढ़ोतरी देखते हुए उन लोगों के स्वास्थ्य के प्रति गलत था, इसलिए मैं ये विरोध जताया। कोरोना काल में वैज्ञानिक और डॉक्टर के अनुसार शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी जबरदस्त होगी, कोरोना वायरस से उतना ही बचाव होता रहेगा। ऐसे में गिलोय की उपयोगिता को आयुर्वेद ने भी सराहा है और ऐसे में गिलोय के पत्ते, जो कि पान के पत्ते के आकार में होते हैं, वर्तमान समय में इसे लोग खोजने के लिए परेशान है। वाराणसी के कई सुनसान इलाकों में ये गिलोय के पेड़ स्वतः पनप रहे हैं और ऐसे में वाराणसी के राजा तालाब के मेहंदीगंज गाँव में गिलोय के पेड़ मिलने से लोगों में राहत मिली है। ग्रामीण गिलोय के पत्तों को तोड़कर उसका इस्तेमाल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। किसानों ने बताया है कि इस गिलोय के तने की एक टुकड़े को भी किसी स्थान पर लगा दिया जाए तो ये पनपने लगता है, जबकि इस गिलोय के पत्ते को चबाकर खाने या काढ़ा बनाकर पीने से शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। या तो आप इसको थोड़ा सा तोड़ के इसको मुंह में लेकर के इसको चबा लीजिए या काढ़ा बना के यूज कर लीजिए, या इसका बहुत एडवांस टेक्निक में जाना है तो इसको सुखा करके और इसको पिसवा दीजिए और उसका चूर्ण बना करके उपयोग कर लीजिए। और इसके तने को थोड़ा थोड़ा अगर काट करके केवल अगर जगह जगह हम लोग लगा देंगे तो वो पकड़ लेगा और नया पौधा निकल जाएगा। केवल ये जो दिख रहा है आपको, इतना छोटा छोटा अगर तना अगर लगा दिया जाए तो ये कहीं भी छत पे भी लगाया जा सकता है, घर में भी लगाया जा सकता है, ज़मीन पे भी लगाया जा सकता है, गमले में भी लगाया जा सकता है और ये बहुत निर्बाध रूप से बढ़ता है। अगर बुधवार को रोटरी क्लब वाराणसी ने बिनियाबाग के बाल उद्यान में वृक्षारोपण का कार्य किया। पार्क में कुल 20 पौधे क्लब के सदस्यों द्वारा लगाया गया और ऐसे में जिसमें 5 पौधे को लोहे के बने ट्री गार्ड में लगाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पियरी पुलिस चौकी इंचार्ज ओम नारायण शुक्ला थे और मुख्य अतिथि ने क्लब के सभी सदस्यों की प्रशंसा की और कहा कि जिस प्रकार मानव की रक्षा के लिए रक्तदान महादान है, उसी प्रकार प्रकृति की रक्षा के लिए वृक्षारोपण बहुत ही नेक कार्य है। हमें समय समय पर पेड़ लगाते रहना चाहिए। मुख्य अतिथि और वरिष्ठ अतिथि को स्मृति चिन्ह और शॉल देकर सम्मानित किया गया। बिनियाबाग स्थित बाल उद्यान में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किए। हम लोग सुंदरीकरण के लिए 20-25 पौधों का पौधारोपण किया गया हमारे द्वारा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम लोगों को पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधों का वृक्षारोपण करते रहना चाहिए। ये प्रकृति के लिए बहुत ही लाभदायक कार्य है। बस जुलाई महीना जो है हम लोग के लिए वृक्षारोपण का महीना होता है हमारे क्लब के लिए, इसलिए हम लोग जुलाई महीने में किए हैं। इससे हरियाली भी बनी रहेगी।
प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाली क्षतिपूर्ति के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से उन्हें कैसे लाभ मिले, इसके प्रचार प्रसार के लिए वाराणसी मंडल के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने 3 प्रचार प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तीनों बहन वाराणसी मंडल के 4 जिले, मिर्जापुर मंडल और बनिया के विभिन्न गाँव में भ्रमण करके किसानों को इस योजना के प्रति जागरूक करने का काम करेंगे। इस संदर्भ में बताया गया कि देश में किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फसल बीमा योजना चलाया जा रहा है और इस योजना के तहत यदि किसानों की फसल ओलावृष्टि, भूस्खलन या आकाशीय बिजली से खराब होती है तो किसान एक टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे। हमारे देश में किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है। इसका उद्देश्य ये है कि किसानों का या उपज कम हो अथवा ओलावृष्टि, भूस्खलन से कोई लॉस हो तो उसके बारे में किसानों को क्षतिपूर्ति दी जाए। इसी उद्देश्य के प्रचार प्रसार हेतु आज ये 3 वाहन जो है आदरणीय कमिश्नर साहब द्वारा यहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए हैं। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।